नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के उत्तर प्रदेश विशेष सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस सीरीज के अंतर्गत बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी प्रमुख नीतियां हैं। तो आज के एपिसोड में पार्ट 1 में हम जो भी महत्वपूर्ण नीति हैं उनको चर्चा करेंगे। जो बची हुई नीतियां होंगी उनको अगले इसके पार्ट्स में हम कवर करने का प्रयास करेंगे और ख़ास तौर पे डिटेल में जो भी प्रमुख नीतियां हैं उनको सारगर्भित तरीके से देखेंगे और उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो यूपी से जुड़ी हुई नीति है वो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024। खास तौर पे ये काफ़ी चर्चा में रही है नीति, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी हो जाती है। और ये जो नीति है ये 27 अगस्त 2024 को 2024 को ये क्या है, ये सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं की अध्यक्षता में बनी जो कैबिनेट है उसकी बैठक में उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को अप्रूवल दिया गया। और इस कारण से देखें तो ये खास तौर पे चर्चा में भी बनी रही है। दूसरी बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ के कह सकते हैं नेतृत्व में विभिन्न प्रदेश के विकास के संदर्भ में विभिन्न जो विकास परक जो कार्यक्रम हैं, जो विकास परक जो कल्याणकारी लाभकारी जो योजनाएं हैं, जो उनकी उपलब्धियां हैं और उससे होने वाले जो लाभ हैं उनको प्रदेश की जनता तक, प्रदेश के आवाम तक देखें तो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म और इसी प्रकार के अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनके माध्यम से पहुंचाए जाने हेतु इस नीति को क्या किया गया है, तैयार किया गया है। डिजिटल माध्यम से देखें जैसे जो ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, तो इस पर भी प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं, उनसे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण कंटेंट हैं वो यहाँ पर क्या किए गए हैं, डाले गए हैं, ट्वीट किए गए हैं। और इससे जुड़े हुए बहुत सारे कह सकते हैं पोस्ट, रील्स, इस तरह के जो प्रदर्शित करने की बात है, जो एजेंसियों से जुड़े हुए, फॉर्म से जुड़े हुए जो सूचीबद्ध कर विज्ञापन निर्गत जो प्रोत्साहन है वो भी इसके माध्यम से दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये जो नीति है, ये नीति जारी करने के अंतर्गत अगर हम देखें तो प्रदेश के जो निवासी हैं, देश और विदेश के विभिन्न जो अलग अलग भागों में जो निवास कर रहे हैं, तो उनको बहुतायत संख्या में जो रोजगार है वो प्राप्त होने की जो संभावना है उससे सुनिश्चित करता है। सूचीबद्धता के लिए देखें तो फेसबुक, ट्विटर, जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इनमें से प्रत्येक को सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसको आप देख सकते हैं, जिसके आधार पर देखें जो ट्विटर है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो अकाउंट होल्डर हैं, संचालक हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, उनको भुगतान के लिए श्रेणीबद्ध अधिकतम जो भुगतान है उसकी जो सीमा है वो 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। यूट्यूब पर जो भी वीडियो है, शॉर्ट्स, पॉडकास्ट, भुगतान के लिए जो श्रेणीवार कह सकते हैं अधिकतम जो भुगतान है उसकी सीमा भी तय की गई है। तो इस तरह से क्या है, हाँ इसमें खास बात है कि किसी भी स्थिति में जो रिलेटेड कंटेंट हो वो अभद्र, अश्लील या राष्ट्र विरोधी नहीं होना चाहिए। तो ये भी खास बात है इस नीति में। तो ये बेसिक तौर पे हमने देख लिया। एक और नीति है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप जो पेयजल योजना है, इन योजनाओं के संचालन हेतु जो अनुरक्षण नीति 2024 है, इससे जुड़े हुए आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। खासतौर पर देखें तो 27 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हीं की अध्यक्षता में जो गठित मंत्रिपरिषद है उसने ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रूरल सेक्टर्स में है वहाँ पर पेयजल हेतु कह सकते हैं पाइप पेयजल योजना के संचालन और अनुरक्षण जो नीति 2024 है उसे क्या किया, प्रख्यापित किया। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बेसिक आपको ये देखना है कि आखिर किस उद्देश्य से ये जो नीति है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाई है। जैसे इसमें देखें तो जो भी मंत्रिपरिषद है उस मंत्रिपरिषद में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी पाइप पेयजल आपूर्ति योजना है उसके संचालन और उसके अनुरक्षण हेतु जो 2015 के स्थान पर प्रदेश ने नई जो 2024 नीति है उसे स्वीकृत की है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। और इससे जुड़े हुए जो बहुत सारे आंकड़े हैं उनको भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ इसका जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग मिशन हैं उनसे भी इसे जोड़ने का प्रयास किया गया, जैसे जल जीवन मिशन। तो अलग अलग जो मिशन है उनके रेगुलेशन और उनसे जोड़कर इसे और व्यवहारिक और कह सकते हैं कि प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही एक नीति है सेमीकंडक्टर नीति 2024।
ये भी 2024 के जनवरी माह में ये जो नीति है वो लाई गई थी उत्तर प्रदेश में, सेमीकंडक्टर 2024 नीति। उत्तर प्रदेश में देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सुदृढ़ और सेमीकंडक्टर जो विनिर्माण इकोसिस्टम है उसको स्थापित करने को ध्यान में रखते हुए राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसे और बेहतर बनाने के लिए, इनोवेशन को और प्रोत्साहन देने के लिए, पर्याप्त अवसर उत्पन्न करने के साथ ही जो भी सामरिक महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए जो आत्मनिर्भरता है उसे बढ़ाने के लिए ये राज्य सरकार के द्वारा नीति लाई गई थी। और इसके तहत देखेंगे तो जो चिप डिजाइन है, स्टार्टअप्स को लक्षित करने पर खास तौर पे ध्यान दिया गया। जो भी स्किल्ड कह सकते हैं जो प्रतिभाएं हैं उनका एक पुल बनाने और शिक्षा जगत के बीच में जो एक लिंक है वो बनाने के उद्देश्य से देखें तो ये जो नीति है वो सरकार ने लाई थी। इसके अलावा अगर देखेंगे तो इससे जुड़े हुए प्रमुख जो तथ्य हैं वो आपको दिए गए हैं। जैसे प्रदेश सरकार ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सरकार तथा अन्य जो औद्योगिक संगठन हैं उनके साथ भी उद्योग जो हितधारक हैं उनसे परामर्श करते हुए ये जो नीति है लाई है। और इस नीति की अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए ये वैध होगी, यानी 2024 में ये लाई गई है और 5 जोड़ लीजिए तो 2000 क्या है कि ये 29-30 तक जाएगी। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जानकारी ले सकते हैं। इस नीति की अगर बात करें तो अधिसूचित तिथि से निवेश जो है वो अनुमान्य होगा और नीति का जो प्रभावी क्रियान्वयन है उस हेतु यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पर नामित किया गया है। एकल जो सिंगल विंडो है उसके तहत इसके संचालन, प्रबंधन और नोडल संस्था के लिए समर्पित जो परियोजना प्रबंधन इकाई है वो PMU को बनाया गया। तो इस तरह से इसके बारे में बेसिक जानकारी देख सकते हैं। इस नीति से जुड़े हुए बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं। जैसे ये कहा गया है कि 2022 से 29 की अवधि में 12.2% की जो चक्रवृद्धि विकास दर है उस पर वैश्विक जो सेमीकंडक्टर बाजार है 2022 में कितना रहा है और फिर 2029 तक कितना ये पहुंचने का अनुमान है वो एक लक्ष्य यहाँ पर निर्धारित किया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में भारत अपनी लगभग समस्त जो सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता हेतु आयात पर जो निर्भरता है उसे समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसी एक और नीति है उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024। ये जो नीति है ये 14 मार्च 2024 को उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसके द्वारा ये लाई गई थी। इस नीति की अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों तक जब तक राज्य सरकार इस नीति में संशोधन नहीं करती है तब तक ये नीति अधिसूचित नहीं करती है, तब तक ये इसका जो वैध परिचालन है वो चलते रहेगा। तो ये अब लगातार कह सकते हैं कि जो ग्रीन हाइड्रोजन नीति है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लाई गई है, ये चलती रहेगी। और इस नीति के अगर उद्देश्य की बात करें कि आखिर सरकार ने इस नीति को क्यों लाया है, उद्देश्य क्या है, तो देखिए भारत सरकार का जो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन संबंधित जो भी पॉलिसीज हैं उनको लागू करना और उन्हीं के अनुसार सहयोग प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये नीति लाई है। खास तौर पे ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन जो फैसिलिटीज़ हैं, ग्रीन हाइड्रोजन आधारित जो उत्पाद हैं, जो निर्माण इकाइयां हैं, उनमें निवेश को और अधिक प्रोत्साहन देने के लिए, खास तौर पे जो व्यापारिक प्रक्रियाएं हैं उनको आसान बनाने के लिए और राजकोषीय और गैर वित्तीय जो प्रोत्साहन है वो प्रदान करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कह सकते हैं कि जो बाजार है उसका भी निर्माण करने पर सरकार जोर दे रही है। ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन खपत जो प्रौद्योगिकी है उसमें अनुसंधान हेतु लगातार नवाचार पर सरकार प्रोत्साहन दे रही है और इसको ध्यान में रखते हुए कई सारे जो लक्ष्य है वो क्या कर चुकी है, वो सरकार निर्धारित कर चुकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में वर्ष 2028 तक ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया का 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष जो उत्पादन है वो लक्षित किया गया है। नीति में लक्ष्य प्राप्ति हेतु कुछ परिकल्पनाएं भी की गई हैं। जैसे प्रदेश में देखें तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और जो भारत सरकार है उसके द्वारा संचालित की गई जो भी नीतियां हैं उन नीतियों के अनुसार ही हाइड्रोजन की जो कंजम्पशन है, जो खपत है, वो करने वाले जो क्षेत्र है ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया का उपभोग को और क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, इन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए खास तौर पे कई सारे जो सेंटर्स हैं वो स्थापित किए गए हैं। और यही नहीं, प्रदेश में अगर देखेंगे तो प्रदेश में हाइड्रोजन की जो वर्तमान डिमांड है
वो लगभग आप देखेंगे तो 0.9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसका मुख्य रूप से देखेंगे तो जो उर्वरक और जो रिफाइनरी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो जो राज्य उत्तर प्रदेश है ये अपनी जो भी कह सकते हैं कि मांग है, जो आपूर्ति है, उस हेतु ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया उत्पादन को अब बढ़ावा देने पर पूरी तरह से फोकस कर रहा है। इसके लिए पूरा जो एक इकोसिस्टम है, जो एक तंत्र है, वो विकसित कर रहा है और औद्योगिक जो बुनियादी ढांचा है उसके विकास पर खास तौर पे जोर दे रहा है। तो इस तरह की बातें इस नीति से जुड़ी हुई हैं। कुछ इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा जो विकास अभिकरण है इस नीति क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया। इसके अलावा अगर इसके बारे में देखेंगे कि आखिर क्या क्या रेगुलेशन बनाए गए हैं, क्या क्या आगे आने वाले समय में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। एक और नीति है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों के निवेश हेतु प्रोत्साहन नीति 2023। तो ये नीति 2023 में लाई गई थी। 20 नवंबर 2023 को ये जो नीति है ये लाई गई थी। प्रत्यक्ष जो विदेशी निवेश है, जो एफडीआई होता है, और फॉर्च्यून जो 500 जो कंपनियां हैं उनको आकर्षित करने के लिए एक निवेश को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करने के लिए प्रोत्साहन नीति के तौर पे ये मानक संचालन जो प्रक्रिया है उसको जारी करती है नीति। तो ये नीति आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। निवेशक जो भी हैं उनको 5 वर्षों तक बिजली के बिल में 100% छूट देने के लिए भी ये नीति प्रतिबद्ध है। और इसके अलावा फॉर्च्यून 500 जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून जो इंडिया 500 कंपनियां हैं उनको इस नीति के तहत शामिल किया गया है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस नीति से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। एक और नीति है जो महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकती है, उत्तर प्रदेश ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023। अब देखिए ये ड्रोन से जुड़ी हुई एक उसके प्रचालन रेगुलेशन से जुड़ी हुई नीति है। उत्तर प्रदेश ने इस नीति को लाया था 2023 में ही इस नीति को ला दिया गया था, नवंबर माह में लाई गई थी। खास तौर पे उत्तर प्रदेश में जो भी ड्रोन संचालन है उस संचालन को ध्यान में रखते हुए जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 है उसे उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा क्या किया गया, अप्रूवल दिया गया। क्यों दिया गया, इसके लाभ क्या हो सकते हैं? तो देखिए भारत सरकार के द्वारा मूल रूप से यही कहा गया कि जो भी प्रख्यापित जो ड्रोन नियम 2021 है वो राज्य में प्रभावी प्रवर्तन के तौर पे लागू किया जाएगा। जो भी ड्रोन सिस्टम है उसके रेगुलेशन के लिए जो भी अधिरोपित कतिपय जो सुरक्षा दायित्व हैं उनके लिए परमिशन और नो टेक ऑफ जो हार्डवेयर और जो फर्मवेयर है, रियल टाइम जो ट्रैकिंग है और जियो फेसिंग जो क्षमता है, ऐसे अनुपालन जो है वो सुनिश्चित किए जाएंगे। और प्रत्येक संचालित जो ड्रोन है जिनका पंजीकरण यूआईडी प्राप्त करना अनिवार्य दिशा निर्देश के तौर पे लागू किया गया था। और ड्रोन प्रचालन के लिए हवाई क्षेत्र संबंधित जो भी लाल पीले हरे क्षेत्र हैं उनमें ड्रोन प्रचालन नियम के जो पालन है वो करने आवश्यक है। तो इस तरह के जो नियम है वो इस नीति में दिए गए थे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि खास तौर पे देखें तो अति विशिष्ट जो महानुभाव हैं उनके भ्रमण, जनसभा, त्योहार, धार्मिक जो सम्मेलन है, अन्य जो प्रमुख अवसर हैं उन पर अस्थायी जो रेड जोन है वो घोषित किया जाएगा। तो इस तरह से जो भी बड़े कह सकते हैं कि आगंतुक हैं, बड़े इस तरह के कार्यक्रम हैं, उस क्षेत्र को खास तौर पे विशेष रेड जोन के तहत कहीं ना कहीं चिन्हित किया गया। इसके अलावा कानून व्यवस्था की दृष्टि से जब विशेष अवसरों पर अवांछित ड्रोन की उड़ान पर रोक लगाने के साथ ही क्या है कि नियम का उल्लंघन करने वालों पर विधिक कार्रवाई की भी बात कही गई है इस नीति में। जनपद और राज्य स्तरीय जो समितियां हैं उनके गठन के माध्यम से नीति के अधीन कुछ जो कार्रवाइयां हैं, जो नियमित पर्यवेक्षण है, उनका पुनरीक्षण और उन मामलों के निस्तारण से संबंधित जो प्रावधान है वो भी इस नीति में दिए गए हैं। तो इस तरह से इस नीति के बारे में बेसिक जानकारी आप ले सकते हैं। एक और नीति है उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन और बिक्री संबंधित नियमावली। क्या है, तो ये जो नियमावली है कब लाई गई थी? तो ये भी 2023 में लाई गई थी। कब लाई गई थी? तो अगस्त महीने में ये जो नियमावली है वो लाई गई थी। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल जो है, कैबिनेट है, उसके द्वारा उत्तर प्रदेश में बायो डीजल के संदर्भ में जो उत्पादन है, उसकी जो सेलिंग है, उसके संदर्भ में खास जो एक नियमावली है, उस नियमावली संबंधी जो भी प्रस्ताव है उनको मंजूरी प्रदान किया गया था इस नियमावली के तहत।
कुछ प्रमुख तथ्यों की अगर हम बात करें तो उसको देख सकते हैं। जैसे प्रदेश में बायोडीजल के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय जो ऊर्जा है उस विकास अभिकरण से और खुदरा बिक्री के लिए संबंधित जो भी जिलाधिकारी हैं उनसे क्या है अनुमति लेने की बात इसमें शामिल की गई है। जो भी उत्पादन है, जो रिटेल सेलिंग है, अनुमति जो पंजीकरण है, प्रत्येक के लिए जो आवेदन शुल्क है वो भी इसमें निर्धारित किया गया है। बायोडीजल जो उत्पादन है उसके लिए जो पंजीयन है, जो खुदरा बिक्री है, उसकी जो अनुमति है वो 2 वर्षों के लिए यहाँ पर दी गई है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति 2023, ये जो नीति है ये अगस्त में लाई गई थी 2023 में। और इसमें खास तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा जारी अधिसूचना के तहत उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल और चिकित्सा उपकरण उद्योग नीति जो 2023 है उसको प्रख्यापित किया गया और बाद में फिर एक उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के द्वारा इस नीति को प्रस्ताव जो था उसे मंजूरी भी प्रदान कर दिया गया। अब बात करें कि ये नीति लाई क्यों गई थी, इसके पीछे उद्देश्य क्या था। तो फार्मूलेशन, सक्रिय जो फार्मास्यूटिकल जो कंपोनेंट्स हैं, प्रमुख जो प्रारंभिक सामग्री है, ड्रग इंटरमीडिएट या इन विट्रो जो डायग्नोसिस है उसको ध्यान में रखते हुए कॉस्मेटिक्स सहित जो चिकित्सा उपकरण है उसके निर्माण के लिए आधुनिक जो फार्मास्यूटिकल और जो चिकित्सा उपकरण है उसके लिए एक जो पार्क है उसकी स्थापना के लिए ये जो नीति है वो खास तौर पे लाई गई थी। इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए ये लाई गई थी। दूसरी बात करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही गई कि इस नीति ने उत्तर प्रदेश फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति 2018 को क्या किया, रिप्लेस किया और उसकी जगह पर यह स्थापित हुआ। इस नीति के माध्यम से देखें तो प्रदेश में फार्मा और चिकित्सा जो उपकरण हैं इसके लिए पार्कों और मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो एसएमईज हैं उस पर खास तौर पे ध्यान देने की बात की गई और बैंकों के संदर्भ में जो कर्ज है वो भी प्रदान करने की इसमें बात कही गई थी। तो ये नीति आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो अगली नीति है वो है उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन और साहसिक क्रीड़ा नीति 2023। ये जो नीति है ये कब लाई गई थी, तो ये 2023 में लाई गई थी और ख़ास तौर पर देखें तो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस नीति को अप्रूवल दिया था, उत्तर प्रदेश जल आधारित पर्यटन साहसिक क्रीड़ा नीति 2023 को। ये जो नीति है ये खास तौर पे इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये कहा जाता है कि अंतर्देशीय जो समस्त भू आधारित, वायु आधारित और जलमार्ग जो बांध हैं, जलाशय हैं, झील हैं, नदियां हैं, तालाब हैं और राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंदर जो विभिन्न जल निकाय हैं, जो भूमिखंड हैं, उन पर पाई जाने वाली जो साहसिक गतिविधियां हैं उसको यहाँ पर लागू किया जाएगा। और इस नीति के तहत देखें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से 10 वर्षों के लिए क्या है ये जो नीति है ये वैध है। तो 2023 में ये लाई गई है और 10 साल और जोड़ दीजिए तो 2033 तक ये जो नीति है ये लागू रहेगी। और इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य जो पर्यटन विकास निगम है वो इसके लिए नोडल एजेंसी के तौर पे क्या किया गया है वो बनाया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। और इस नीति के अंतर्गत जल आधारित जो भी पर्यटन साहसिक क्रीड़ा वो करने हेतु खास तौर पे जो अर्ह संचालक हैं उनको जिलाधिकारी के द्वारा क्या करना होगा, लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, यानी लाइसेंस से ही वो इस नीति का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नीति है उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023। ये जो नीति है ये कब लाई गई थी, तो ये 2023 में लाई गई थी। और ख़ास तौर पे देखेंगे तो इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि आपको बस थोड़ा थोड़ा देखना है कि आखिर ये नीति कब लाई गई, किस उद्देश्य से लाई गई, मुख्य तथ्य कौन से हैं, इससे लाभ क्या होगा, इतना अगर आप जानते हैं तो पर्याप्त है आपके लिए। तो इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य था वो निजी स्तर पर निवेश करना, जो इन्वेस्टमेंट है, और उस निवेश के माध्यम से सुनियोजित जो कह सकते हैं कि विकास है उसको प्रोत्साहित करना, ताकि जन सामान्य को उचित मूल्य पर आवास जो हैबिटेट है, जो रहने का जो घर है वो मुहैया हो सके और निवेशकर्ताओं को विभिन्न जो व्यवसाय हैं उस व्यवसाय के संचालन हेतु एक अनुकूल जो वातावरण है वो स्थापित किया जा सके। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं। जैसे इस नीति के अंतर्गत जो टाउनशिप है उसका मीनिंग बताया गया है कि एक ऐसी सुनियोजित और विकसित टाउनशिप जिसके अंतर्गत समस्त जो भौतिक सामाजिक जो अवस्थापना सुविधाएं हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पर हों
और कार्य करने मनोरंजन हेतु एक एकीकृत रूप से प्रावधान हो। तो इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। और इस नीति के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो टाउनशिप के अधिकतम क्षेत्र पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, इस तरह की बात कही गई। टाउनशिप के अंदर स्थित जो भी महायोजना मार्ग हैं उनका निर्माण और पार्क और खुले क्षेत्रों का जो विकास है वो करने की बात कही गई है। तो इस तरह से आप इसके बारे में देख सकते हैं। जो टाउनशिप हेतु चयनित ऐसे स्थल हैं जहां लाइसेंस निर्गमन की तिथि को महायोजना लागू नहीं है, उसके लिए भू उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह के जो प्रावधान है वो इस नीति में जोड़े गए हैं। भू उपयोग के जो मानक है, जो लैंड है उसके यूज के लिए जो स्टैंडर्ड है उसके अनुसार पार्क और खुले क्षेत्रों का जो प्राविधान है वो यहाँ पर जोड़ा गया है। और टाउनशिप जो ये पूरा जो प्रोग्राम है, जो स्कीम्स है, जो नीति है, इस नियोजन और अभिकल्पन भूमि के इष्टतम उपयोग और सुरक्षित जो पर्यावास हैं उसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाएगा। यानी टाउनशिप योजना के तहत जो भी अभिकल्पित जो चिन्हित भूमि होगी उसका सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। यानी सबसे बेस्ट यूटिलाइजेशन के साथ ही उसके सुरक्षित, उसके सिक्योरिटी और वहाँ के जो भी पर्यावास है, रहने के लिए जो भी उद्देश्य हैं, उस पूर्ति हेतु इस नीति का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें दी गई हैं। टाउनशिप के नियोजन में देखें तो प्राकृतिक जो धरोहर क्षेत्र हैं और वुडलैंड, वेटलैंड, फ्लड प्लेन, नदी नाले, कॉरिडोर, तो इनके संदर्भ में भी खास तौर पे यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो नीति थी, जो पॉलिसीज थी, तो इन नीतियों पर हमने चर्चा की कि आखिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों लाई थी। तो आपको बेसिक तौर पे इतना ही जाना है कि कब लाई थी, क्यों लाई थी, क्या लाभ होगा, किनको लाभ होगा। इतना अगर आप थोड़ा सा माइंड में रखते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में जो बची हुई नीतियां हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।